नमस्कार दोस्तों। हमारे यहाँ रिवोल्यूशन आईएएस पर मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो स्टूडेंट आते हैं उनमें से अधिकांश की ये एक सामान्य समस्या है कि सर हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं, हमने हमारी क्लासेस भी कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन फिर भी हम यूपीएससी मेंस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको लिख नहीं पाते हैं। जब हम लिखने बैठते हैं तो हम 40-50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिख पाते। तो आज हम उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। देखो, सबसे पहली जो फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अधिकांश स्टूडेंट्स के ज्योग्राफी के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते और ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आता है वो इंटरलिंकिंग पर आधारित होता है। एक क्वेश्चन का आपको आंसर देने के लिए कई सारे टॉपिक्स को उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है, तब जाकर उस क्वेश्चन का आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो पहली समस्या तो कंसेप्ट्स को लेकर है और ज्यादातर क्लास में यही होता है कि लिखवाने पर फोकस किया जा रहा है या पीपीटी पढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। होना यह चाहिए कि क्लास में कम से कम 1-1.5 घंटा आपको समझाया जाए और 30-40 मिनट आपको सिर्फ लिखवाया जाए। समझाने पर ज्यादा फोकस होगा तभी आप यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चंस को पकड़ पाओगे। वो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लेता है, एक या दो मुश्किल से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब इंटरलिंकिंग पर आधारित होते हैं और उसके लिए कंसेप्ट्स की समझ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी मैं उसके एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा यहां पर कि देखो किस तरह के ये क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में कितने सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पहली समस्या तो कंसेप्ट्स को लेकर है। दूसरी जो मेन समस्या है वो है कि वो पहले पेपर को और थर्ड पेपर को अलग अलग करके पढ़ते हैं, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को अलग अलग देखते हैं, उनको आइसोलेट कर देते हैं, जबकि जो क्वेश्चन है वो एनवायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर पूछ रहा है। जैसे एक लास्ट ईयर क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा था कि ग्लोबल वार्मिंग का या क्लाइमेट चेंज का ट्रॉपिकल कंट्रीज की फूड सिक्योरिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, उसने एनवायरमेंट को क्लाइमेट चेंज वाले टॉपिक को जोड़ दिया फूड सिक्योरिटी से और क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में पूछा। तो इस तरह के वो क्वेश्चन लेता है कि पहले पेपर को और तीसरे पेपर को आपस में लिंक करता है। कई बार थर्ड पेपर में आप देखोगे कि वो फर्स्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस को वहां लेता है डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाउड बस्ट को ले लेता है क्लाइमेटोलॉजी के थर्ड पेपर में, और कई बार वो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो पहले और तीसरे पेपर को लोग अलग अलग करके पढ़ते हैं, आइसोलेट करके पढ़ते हैं, इसलिए क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम ज्योग्राफी में ये है। तीसरी समस्या स्टूडेंट्स के साथ ये है कि वो पीवाईक्यूज को साथ साथ नहीं देखते हैं। जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप उसको कंप्लीट करने के जस्ट बाद अपना पीवाईक्यूज को डील कीजिए, या जो टीचर आपको पढ़ा रहा है क्लास में उसे ही ये काम करना चाहिए कि जब वो शोभ मंडल को जैसे पढ़ा रहा है तो वहां से अगर कोई पीवाईक्यू आया तो उसको वहीं डील किया जाए, क्योंकि अगर वहां उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा तो स्टूडेंट उससे लिंक करने लगेगा, देखेगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करना था। क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा ये ट्रोपोस्फियर वाला क्वेश्चन, ये अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो सिर्फ एक लाइन लिखी है। अब एक लाइन से आपको 250 वर्ड्स का क्वेश्चन कैसे लिखना है ये वहीं पर ही एक्सप्लेन किया जा सकता है जब आपको पढ़ाया जाता है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। तो स्टूडेंट पीवाईक्यू देखता ही नहीं है। वो जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसकी सारी क्लासेस 1-1.5 साल की जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद पीवाईक्यू को सॉल्व करने बैठता है, तब तक तो आधा वो भूल चुका होता है या वो दोबारा क्वेश्चन पूछने के लायक नहीं रहता। ये कंडीशन है, इस वजह से भी नहीं हो रहा है। तीसरा जो एक और काम है कि एक हम सिलेबस को पूरी तरह से कवर नहीं करते। चौथी समस्या ये भी है, ज्यादातर हम फिजिकल ज्योग्राफी पर ही फोकस करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट को लेते ही नहीं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से भी हैं, जैसे इंडस्ट्री से ले लेता है, कई बार ट्रांसपोर्ट से ले लेता है, तो कई बार पॉपुलेशन से ले लेगा, एग्रीकल्चर से ले लेगा। तो ये सेक्शन पर जब ध्यान ही नहीं देंगे, ये सेक्शन को जब आप छोड़ दोगे तो आप कैसे डील कर पाओगे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये चार जो मेन मेन मेजर जो मैंने अपने इतने साल के एक्सपीरियंस से निकाली है, वो यही मेजर प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन ना लिख पाने में। पहला, कंसेप्ट्स पर फोकस कीजिए। दूसरा, पहले और तीसरे पेपर को आपस में इंटरलिंक करके पढ़िए। तीसरा, पीवाईक्यूज को साथ साथ देखिए। और चौथा, आप अपने पूरे सिलेबस को कवर कीजिए, कुछ भी छोड़िए मत, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन छोड़ने का मतलब भी है कि आप 13-14 नंबर पीछे हो गए। ज्योग्राफी में अच्छा नंबर उठता है,
तो इसको भी आपको देखना होगा कि आप कोई भी अपने सिलेबस का कोई भी पार्ट छोड़े नहीं। इस तरह से जब आप करेंगे तब जाकर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, आप उसका अच्छा आंसर लिख पाओगे। एक और हाँ प्रॉब्लम जो मैं भूल गया था बताना कि डायग्राम्स का और मैप का यूज नहीं करते। जब आप आंसर में मैप नहीं बनाएंगे या डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपका नंबर उठेगा ही नहीं ज्योग्राफी में। और अब एक ऑनलाइन ट्रेंड चल गया, यूट्यूब पर चल गया, सब लोग ज्यादातर अधिकांश लोग यूट्यूब पर देखते हैं, तो वहां ना तो कोई टीचर मैप बना रहा है ना कोई स्टूडेंट बना रहा है। सब पीपीटी में डायग्राम देख रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से समझ रहे हैं। करना क्या है, आपको ड्रॉ करने हैं डायग्राम, आपको मैप बनाने हैं, आपको उसको एग्जाम में जाकर यूज करना। एक पेज पर कम से कम एक या दो डायग्राम या मैप होने ही चाहिए ज्योग्राफी में, तब आपका स्कोर उठेगा। उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यहां मैंने देखा है लोगों की, मैं जब आंसर शीट चेक करता हूं तो वो अच्छा इंडिया का मैप नहीं बना पाते हैं, वर्ल्ड का मैप नहीं बना पाते हैं, और कोई ज्योग्राफी का डायग्राम है उसे नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। तो ये भी एक समस्या है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। इन पर अगर काम आप कर लेंगे तो अच्छा क्वेश्चन लिख आंसर लिख भी पाएंगे, उसको डील बढ़िया करेंगे, स्कोर भी अच्छा होगा। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना। अब देखते हैं, देखो कि ये इन क्वेश्चन के आधार पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन आ कैसा रहा है और किस तरह से हमें अलग अलग टॉपिक्स को जोड़ना होता है। देखो यहां पर पहला क्वेश्चन दिया है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोrealis क्या है और ये कैसे उत्पन्न होते हैं। अब देखो ये आपको लग रहा है कि सीधा सीधा ऑरोरा पर है, एनसीईआरटी में तो ये लिखा ही नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर्स में था तो आपको इसको लिखना होगा। लेकिन इसमें डालेंगे क्या क्या टॉपिक, देखो एक तो आपको ये एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है, वायुमंडल की संरचना में आप पढ़ते हो इसको, तो वहां पर आयन मंडल में ये इनका निर्माण होता है, या थर्मोस्फीयर में भी कह सकते हो, तो वहां पर इनका निर्माण होता है। लेकिन क्यों होता है, तो आपको सोलर विंड्स आनी चाहिए, सौर पवने क्या है, आपको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो जब आपको सोलर विंड के बारे में पता होगा, आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होगा, पृथ्वी के आयन मंडल के बारे में पता होगा, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को लिख पाओगे। साथ साथ आपको जियो मैग्नेटिक स्ट्रॉम भी आना चाहिए, क्योंकि जियो मैग्नेटिक जब स्ट्रॉम आता है तब ये ध्रुवीय ज्योतियां और दक्षिण तक दिखनी है, इनकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। तो देखो यहां पर आपको कितने टॉपिक्स को लेना, एक यूनिवर्स वाले से आपने उठाया, एक आपने क्लाइमेटोलॉजी से उठाया, एक आपने जियो मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक है जो जियो मॉर्फोलॉजी का, वहां से उठाया, और इन तीनों को एक ही क्वेश्चन के आंसर में आपको डालना पड़ा। तो देखो इंटरलिंकिंग हो रही है टॉपिक्स की। अब इसके बाद देखो दूसरा, दूसरा है कि क्षोभ मंडल वायुमंडल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण परत है और जो मौसम संबंधी प्रक्रियाओं को निर्धारित करती है कैसे। एक तरह से वो कह रहा है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है और जो वेदर रिलेटेड जितनी भी परिघटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं, क्यों। और ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई, लेकिन 250 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम, 250 वर्ड यहां से हमें क्रिएट करने हैं, 3 पेज भरने हैं हमें। तो हमें जल वाष्प का यूज करना पड़ेगा, वाटर वेपर का। आपको डस्ट पार्टिकल का पता होना चाहिए, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के बारे में। तो आप जब वायुमंडल का कंपोजिशन पढ़ते हो, संगठन पढ़ते हो, तब यहां पर आप वाटर वेपर भी पढ़ते हो, आप डस्ट पार्टिकल भी पढ़ते हो, और जब आप वर्षा पढ़ते हो, वर्षण का टॉपिक आता है जब प्रेसिपिटेशन, वहां कंडेंसेशन होता है, और उसमें आप पढ़ते हो कि जलवाष्प का कंडेंसेशन हमेशा किसी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पर होता है। तो आपको देखो कितने टॉपिक को आपस में जोड़ना पड़ा। फिर आपको इसी में बताना पड़ेगा कि ये जो लेयर है वो अर्थ के कांटेक्ट में रहती है, इसीलिए इसका डिफरेंशियल हीटिंग होती है, और इसी वजह से यहाँ पर कन्वेक्शन करंट भी चलती हैं, विंड भी चलती हैं। तो आपको पवनों का टॉपिक आना चाहिए, कन्वेक्शन करंट आना चाहिए, और जब पवनें आपस में कन्वर्ज होती हैं तो फ्रंट्स का निर्माण होता है, वो भी इसमें आएगा। आपको साइक्लोन्स के बारे में इसमें बताना पड़ेगा, जेट स्ट्रीम के बारे में इसमें बताना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरा आपका ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाओगे। तो आपने कितने टॉपिक्स, पूरे के पूरे क्लाइमेटोलॉजी को आपको इसके अंदर डालना था। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल का संगठन, प्रेसिपिटेशन का टॉपिक, जेट स्ट्रीम का टॉपिक, फ्रंट का टॉपिक, साइक्लोन का टॉपिक, विंड बेल्ट का जो टॉपिक, वो सब इसके अंदर आता, तब जाकर ये आंसर एक अच्छा बन पाता। इसके लिए आपकी समझ बहुत जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इतने टॉपिक को एक आंसर के अंदर लिख पाओगे।
तो यहां पर भी इंटरलिंकिंग काम आई, वरना आप सिर्फ 2 लाइन लिखोगे उसके बाद आपको आगे मैटर ही नहीं मिलेगा लिखने के। आपको डायग्राम्स आने होंगे, इसके अंदर आपको बनाने पड़ेंगे, वाताग्र का बनाना पड़ेगा, जैस्टिम का बनाना पड़ेगा, फ्रंट्स का सब आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा, तो तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो ये रहा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्यतः दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही सीमित क्यों रहते हैं? तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण की दशाएं क्या हैं। अब उन दशाओं को इनके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा कि साउथ चाइना सी में, बे ऑफ बंगाल में और गल्फ ऑफ मैक्सिको में वो दशाएं मिलती हैं या नहीं मिलती, मिल रही हैं तभी तो यहां होगा। तो आपको प्रूव करना होगा कि इन जगहों पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाने के लिए जो हमें कंडीशन चाहिए वो यहां मिल रही है, वो ये एरिया फुलफिल करते हैं, इसलिए यहां पर उसका निर्माण होता है। तो आपको उसका एप्लीकेशन लाना होगा, यहाँ आपको प्रूव करना होगा कि हाँ ये जो एरिया है उन कंडीशंस को मैच करते हैं, इसीलिए यहां पर सब होता है। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, एप्लीकेशन का पार्ट है। अब देखो इसके बाद देखो यहां पर देखो उसने क्या जोड़ा, उसने बोला कि विश्व की प्रमुख पर्वतमालाओं की दिशा का संक्षेप में उल्लेख करें, मतलब ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। अब इसको आप वर्ल्ड मैपिंग में जोड़ सकते हो या जियोमॉर्फोलॉजी में भी डाल सकते हो। वहां का एक पार्ट ले लिया, फिर बताया एक्सप्लेन दियर इंपैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस विद एग्जांपल्स, और फिर कह रहा है कि जो स्थानीय मौसमी दशाओं पर इसका क्या प्रभाव है। तो आपको अब क्लाइमेटोलॉजी को लाना होगा। तो एक पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी से या वर्ल्ड मैपिंग से कह सकते हो, और दूसरा पार्ट आपको कहां से लाना है, क्लाइमेटोलॉजी से। बताओ कि वहां लोकल विंड का क्या इंपैक्ट है, आपको रेन शेडो इलाका बताना पड़ेगा, आपको विंडवर्ड साइड बतानी पड़ेगी, स्नोफॉल के बारे में बताना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं वहां की जो आपको बतानी होगी। तो आपको एक पार्ट क्लाइमेटोलॉजी का और दूसरा पार्ट आपका जियोमॉर्फो या मैपिंग का सेक्शन हो गया। और क्लाइमेटोलॉजी में भी आपको बहुत सारे टॉपिक यहां पर जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख पाओगे। तो इंटरलिंकिंग है यहां भी। इसके बाद देखो यहां पर डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्कम पैसिफिक जोन, मतलब परिप्रशांत क्षेत्र की भूभौतिकीय विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अब भूभौतिकीय विशेषताओं को बताने के लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक्स आना चाहिए, और प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ किस तरह से भूकंपीय गतिविधियां जुड़ी हैं, किस तरह से ज्वालामुखी क्रियाएं जुड़ी हैं, किस तरह से पर्वत निर्माण जुड़ा है, किस तरह से ट्रेंचेस का, द्वीप समूहों का, भ्रंशों का निर्माण होता है, वो सब एक ही के अंदर डालना है। मतलब जियोमॉर्फोलॉजी के जो आप टॉपिक पढ़ते हो सभी एक के अंदर ही आपको लाने होंगे, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसके बाद देखो ये वाला, ये मेंटल प्लूम की बात कर रहा है, कह रहा है कि डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आपको प्लेट टेक्टोनिक्स पता होना चाहिए, फिर मेंटल प्लूम पता होना चाहिए कि हॉटस्पॉट वोल्केनिक एक्टिविटी से उसने मेंटल प्लूम को उठा लिया। आपने सुना होगा हॉटस्पॉट वोल्केनिक एक्टिविटी, जो हवाई द्वीप के आसपास आपने सुना होगा। तो वहां से इसको उठाया कि मेंटल प्लूम के बारे में इसे पता है स्टूडेंट को या नहीं पता है, हॉटस्पॉट वोल्केनिक एक्टिविटी के बारे में जानता है या नहीं जानता है, और फिर उसको जोड़ दिया उसने प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ। प्लेट टेक्टोनिक्स में इसका क्या रोल है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के आधार पर हम क्या करते हैं कि प्लेट्स के सीमांतों पर बताते हैं कि यहां पर ज्वालामुखी क्रिया होती है, भूकंपीय क्रिया होती है, लेकिन प्लेट से दूर ज्वालामुखी क्रिया को एक्सप्लेन किसके आधार पर करेंगे, मेंटल प्लूम को। पर्वतों का निर्माण, द्वीपीय चापों का निर्माण हम किसके आधार पर प्रूव करते हैं कि प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी के नीचे सबमर्ज हो जाती है, सबडक्ट हो जाती है, और फिर पार्शियल मेल्टिंग होती है, ज्वालामुखी क्रिया होती है, द्वीपों का निर्माण होता है। लेकिन जो प्लेट बाउंड्री से दूर द्वीप है उनके बारे में व्याख्या करने के लिए मेंटल प्लूम होगा। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नीचे मेंटल प्लूम है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मेंटल प्लूम की सहायता लेनी पड़ेगी। भ्रंश घाटियों के निर्माण में आपको इसको लेना पड़ेगा। कॉन्टिनेंट जो होते हैं उनके विखंडन के लिए भी मेंटल प्लूम जिम्मेदार होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों तो आपको करना क्या, कितने सारे टॉपिक्स को एक साथ जोड़ा। अगर आप इस तरह से इंटरलिंकिंग नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। मेरा बस आपको समझाने का यही एम था कि आप कंसेप्ट्स पे फोकस कीजिए। प्रीलिम्स पास भी हो गया तो क्या होगा, यहां पर ये सब लिखना पड़ेगा। और स्टूडेंट ज्यादातर पीटी और मेंस को अलग अलग लेके चलते हैं। ये ज्योग्राफी में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, पीटी अलग पढ़ेंगे, मेंस अलग पढ़ेंगे। 80% सिलेबस पीटी और मेंस का सेम है, और प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन वो ले रहा है उसका स्केल मेंस जैसा ही है।
सिर्फ मैपिंग के सेक्शन को अगर आप छोड़ दोगे, बाकी सब दोनों कॉमन है, आपको दोनों का यूज करना है मेंस में। तो दोनों को अलग अलग करके ना पढ़े, पीटी और मेंस को। मेंस पढ़ रहे हैं, आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप ही हो रही है, अच्छे क्वेश्चन ले रहा है वो प्रीलिम्स में। तो एक ये प्रॉब्लम भी जो कॉमन है वो भी है। और जो मैंने आपको बताया तीसरा पेपर और पहले वाला, उसका मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। पूछा था कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के कारण ट्रॉपिकल कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और अभी इस साल उसने क्वेश्चन लिया था सी सरफेस टेम्परेचर राइज से आप क्या समझते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो फर्स्ट पेपर में सी सरफेस टेम्परेचर के राइज से वो क्वेश्चन ले रहा, थर्ड पेपर को लिंक कर रहा फर्स्ट पेपर के साथ। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है ज्योग्राफी की। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, कंसेप्ट्स पे फोकस कीजिए। और जिन लोगों के कंसेप्ट कमजोर हैं, जिन्हें लगता है कि उनके कंसेप्ट्स बहुत ही वीक हैं, तो अभी हम ज्योग्राफी की क्लासेस कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्यूब पर। सबके लिए निशुल्क है, आप आराम से उसे देखेंगे, 1 बजे आपको वो मिलेगी। उसके साथ हम मेंस के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसका मेंस का क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, इस क्वेश्चन को इस तरह से हमें सॉल्व करना चाहिए। तो और मुखर्जी नगर के आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ऑफलाइन भी आना चाहते हैं तो क्लास में आ सकते हैं, मैं क्लास लूंगा तो वो यहाँ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस मेंटरशिप में भी बहुत सारे बच्चे हैं, वो आते हैं यहाँ। तो सबके लिए ओपन है रिवोल्यूशन आईएएस, आप आ सकते हैं यहाँ पर, आपको कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड जो भी पीपीटी है, जो भी मटेरियल मैं दूंगा, वो रिवोल्यूशन आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमारे यहाँ चल रहा है, अगर किसी को लिखने में दिक्कत है, शुरुआती स्टेज पर है, तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। उसमें हम धीरे धीरे उसको बिल्ड करेंगे, किस तरह से आंसर लिखना है, कहाँ कहाँ कमियां रहती हैं, उन सब पर वहां पर बात की जाएगी। वो इनपुट देंगे तो उसको धीरे धीरे उसको प्रिपेयर किया जाएगा, जो बिल्कुल बेसिक पर है उनके लिए। तो अब कल से हम रेगुलर ये क्लास रखेंगे ज्योग्राफी की, जिसके अंदर मैं आपको जो ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स है उन पर बात करूंगा, उनको डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि आप मेंस के क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे लिख पाए। तो मिलते हैं कल के सेशन में, धन्यवाद।